चीन की विस्तारवादी फितरत ऐसी है कि हर देश की जमीन पर उसकी नजर रहती है, चाहे भारत हो या फिर ताइवान, फिलीपींस हो या फिर वियतनाम। चीन हर देश की जमीन पर उसके इलाके पर अपना जबरन हक जमाने की आदत से मजबूर है। इसीलिए वियतनाम अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आज की तारीख में चीन और वियतनाम के बीच जमीनी विवाद तो लगभग सुलझ चुका है, लेकिन समुद्री सीमा को लेकर भारी लफड़ा है। आज मैप में देखिए कि चीन साउथ चाइना सी के 90% इलाके पर अपना कब्जा किए बैठा है, जिसमें वियतनाम का भी बहुत बड़ा इलाका है और वियतनाम के कई द्वीपों पर भी चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। और इसीलिए चीन की दादागिरी को कम करने के लिए वियतनाम ने भारत की यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी। चीन के इसी दादागिरी वाले रवैये से आज साउथ चाइना सी जियोलॉजिकल फसाद का अड्डा बना हुआ है। लेकिन जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया समेत इस इलाके के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए चीन के साथ इन देशों का टकराव और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके लिए ये देश अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जलवा देखने के बाद एशियन देशों में ब्रह्मोस का गजब का क्रेज दिखाई दे रहा है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने भी भारत के साथ ब्रह्मोस की डील साइन कर दी। वियतनाम ने भारत के साथ करीब 5800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस की डील साइन की। इसमें कोस्टल डिफेंस मिसाइल, बैटरीज के अलावा ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। कहा जा रहा है कि आगे चलकर वियतनाम ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन भी खरीद लेगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के पास ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल सिस्टम होना उनकी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। ब्रह्मोस की तैनाती से साउथ चाइना सी में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। फिलीपींस के साथ वियतनाम के पास ब्रह्मोस होने से इस इलाके में चाइनीज नेवी का दबदबा कम हो जाए, क्योंकि चीन और अपनी नौसेना की धौंस दिखाकर इन देशों को हौंक दिया करता, इन पर गुर्राता था। लेकिन अब चीन गुर्राएगा तो वियतनाम भी उसे ब्रह्मोस दिखाकर उसी गुर्राहट शांत कर। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस डील लास्ट स्टेज पर है, आखिरी चरण में है। अगर यह डील भी साइन हो गई तो पूरे साउथ चाइना सी में चीन का हवा और उसकी हवा और उसने जो गुब्बारा फुलाया हुआ है फुस हो जाए और चीन तीन तरफ से ब्रह्मोस के निशाने पर आ जाए। सुनिए आज भारत के रक्षा सचिव ने इस डील के बारे में क्या बताया। Is that with both Indonesia and with Vietnam, the deal is in the final stages. That in fact, for Vietnam, I understand that it has already been signed. Probably not publicly announced, but it's already been signed. So, share technology. Obviously, you share technology with people you trust. India has a strong commitment to the ASEAN nations. And we treat all of you as friendly foreign countries with whom we can share advanced defense technologies. ग्लोबल साउथ में भारत कैसे सधी हुई चाल चल रहा है आगे आपको बताने वाला। लेकिन अभी देखिए कि रूसी मीडिया में वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील को लेकर क्या कुछ चल रहा है। रूसी मीडिया में ब्रह्मोस के गुणगान लगातार किए जा रहे हैं। वहां की हेडलाइंस में वियतनाम ब्रह्मोस डील शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया और इसीलिए जब भी ब्रह्मोस डील होती है या ब्रह्मोस अपने दुश्मनों को तबाही का ट्रेलर दिखाता है, तब रूस भी गर्व के साथ इसकी पूरी कवरेज करता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये दुश्मन देशों के खिलाफ भारत का रणनीतिक हथियार भी बन चुका है। आप देखिए कि भारत को परेशान करने के लिए चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, बल्कि यह कहा जाए कि भारत का डर दिखाकर चीन पाकिस्तान को भर भर के, एकदम झोला भर भर के हथियार बेच देते, एक्सपोर्ट कर देते। आज की डेट में पाकिस्तान चीन के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत पर एक चीनी मिसाइल दागी थी, आपको याद होगा, लेकिन भारत ने उसे रास्ते में फुस कर दिया था, मार गिराया था। चीन की इसी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के विरोधी देशों के पास अपनी दोस्ती मजबूत की और अब चीन का दबदबा कम करने के लिए भारत ने कई रणनीतिक कदम उठाए। आप देखिए कि सबसे पहले भारत क्वाड देशों का सदस्य बना, जिसमें भारत समेत 4 देश शामिल। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का गठजोड़ क्वाड साउथ चाइना सी में चीन की जो दादागिरी है उसको रोकता है। जबकि फिलीपींस को भारत ने 2022 में ब्रह्मोस देने की डील साइन की थी और 2025 में भारत ने फिलीपींस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास भी किया।
वियतनाम को भारत ने उस दूसरे देश के तौर पर चुना है जहां ब्रह्मोस तैनात होगी और उसके निशाने पर चीन और उसके जहाज होंगे। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की डील अंतिम चरण में है, जो बहुत जल्द पूरी हो सकती है। इसके अलावा इसी रीजन में मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। यानी कि भारत चीन को घेरने के लिए एशियान देशों में एंटी एक्सेस नेटवर्क बना रहा है बॉस, जो साउथ चाइना सी में चीन के जहाजों के लिए खतरे का रेड सिग्नल बजा रहा है। आप देखिए कि इधर चीन तो उधर भारत ने तुर्की की अकड़ भी ढीली करने का पूरा इंतजाम कर दिया। इसके बारे में आपको आगे बताने वाला। लेकिन आप देखिए कि पिछले साल सितंबर में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में अपनी भूमिका निभाई। भारत का मकसद साफ था कि कैसे ग्लोबल साउथ में शक्ति का संतुलन बना रहे। भारत ने हर उस देश को साधा, उसका साथ दिया, उसको समाधान दिया, सामर्थ्यवान बनाने का ऑफर दिया जो किसी ताकतवर देश के दादागिरी से परेशान है। और यही ग्लोबल साउथ में भारत की सदी हुई रणनीति। आप देखिए कि आज म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे। म्यांमार में भी चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए म्यांमार के भारत दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर तुर्की के सिर पर भी ब्रह्मोस तैनात हो सकती है, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि हाल ही में भारत के दौरे पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति ने ब्रह्मोस डील में दिलचस्पी दिखाई। बस इतने भर से ही तुर्की में खलबली मची, सब परेशान होने लगे। ये देखिए मैप, जिसमें एक तरफ आपको आर्मेनिया तो दूसरी तरफ आपको साइप्रस और तीसरी तरफ ग्रीस आपको दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया में 2 दिन पहले क्या हुआ वो तस्वीर अभी आपको दिखाने वाला, लेकिन साइप्रस और ग्रीस में ब्रह्मोस तैनात हो सकते हैं। ऐसी खबर सुनते ही तुर्की में हवा खराब हो गई, खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। उधर आर्मेनिया में जो तस्वीर देखने को मिली वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। 2 दिन पहले आर्मेनिया में रिपब्लिक डे परेड पर भारतीय हथियारों की नुमाइश की गई, उसे प्रदर्शित किया गया। इन हथियारों में भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी गन और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का प्रदर्शन किया गया है। देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब भारतीय हथियार, भारतीय इक्विपमेंट्स। भारत ने आर्मेनिया को यह हथियार इसलिए दिए हैं क्योंकि उधर तुर्की आर्मेनिया के दुश्मन देश अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है। इसीलिए भारत अब आर्मेनिया को वेपन सपोर्ट दे रहा है ताकि आर्मेनिया के बहाने तुर्की को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 2 दिन पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, एक बार जरा सुनिए। 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मोस की हनक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और भारत की रणनीति ने पूरी दुनिया में कैसे हड़कंप मचा के रखा हुआ है आपको मैंने बताया। पाठशाला में अब नेपाल के सीएम बालेन शाह के बयान के पीछे छुपे असली प्लान का चैप्टर है। बालेन शाह ने भारत के लिए ऐसा क्या कह दिया कि नेपाल की संसद में बवाल मच गया। जिस जनता ने बालेन को पीएम बनाया वो आग बबूला क्यों है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बड़बोलेपन में भारत के खिलाफ क्या कह दिया। अब रायता समेटने के लिए बालेन शाह ने किसे लगाया है ये बताने वाला हूं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब अनुभव की कमी हो या जानकारी का अभाव हो तो चुप ही रहना चाहिए, वरना बड़बोलेपन में लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही नेपाल के पीएम बालेन शाह के साथ हो। नेपाल में गंभीर संकटों के बीच घिरी बालेन सरकार ने ध्यान हटाने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यह दांव बालेन शाह पर ही उल्टा पड़ गया। दरअसल कल नेपाल की संसद में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब दोनों देशों को मिलकर इस मसले की जांच करनी चाहिए। इतना कहते ही नेपाल की संसद में बवाल मच गया। विपक्ष के सांसद इस बयान से बुरी तरह नाराज हो गए।
उन्होंने पूछा कि किस आधार पर बालन शाह ऐसा बयान कह रहे हैं। कई सांसदों ने बालन शाह से कह दिया कि या तो अपने दावे के समर्थन में सबूत दिखाइए या फिर वापस लीजिए बयान। इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को बीच में आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। बालन शाह का एक बयान उनकी सरकार पर कैसे भारी पड़ गया है, इसके बारे में आपको बताने वाले। लेकिन नेपाल के लोग और सांसद किस तरह से गुस्से में हैं, उसका एक ट्रेलर देखिए। पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक ऐसे शांति प्रिय देश की है बॉस, जो विस्तारवादी नीतियों का खुले तौर पर विरोध करता है, गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है और सीना ठोक कर कहता है। नेपाल की जनता भी जानती है कि पीएम मोदी ने 2014 में अपने पड़ोसी देशों के विकास के लिए ब्रदरहुड फर्स्ट नीति लेकर जो वो आए थे वो क्या था। लेकिन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह अपने बड़बोलेपन में पूरे नेपाल के निशाने पर आ गए। बालन शाह पीएम बनने के 2 महीने के बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान एक सांसद ने उनसे एक सवाल पूछा, भारत नेपाल सीमा विवाद से जुड़ा हुआ सवाल था ये। इसके जवाब में बालन शाह ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला है कि न सिर्फ भारत ने नेपाली जमीन पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय इलाकों पर कब्जा किया हुआ। इसके अलावा बालन शाह ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी से जुड़े विवादों को लेकर कूटनीतिक बातचीत की बात कही, जबकि ये दोनों इलाके भारत का हिस्सा है जिस पर नेपाल अपना दावा करता रहे। बालन शाह ने इस पूरे विवाद में ब्रिटेन और चीन को भी घसीट लिया। उन्होंने कहा कि लिपुलेख विवाद ब्रिटिश भारत के समय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए नेपाल ने इस मामले पर भारत के अलावा चीन से भी बातचीत की है। इस तरह के बयान के बाद नेपाल के सांसद भड़क गए और बालन शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए ये सब होने लगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ गई बॉस। सीमा पर कब्जा से मतलब नो मैंस लैंड के उन इलाकों से है जहां दोनों देशों के लोग रहकर खेती करते हैं। ये विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आई। इस सफाई के बारे में आगे आपको बताने वाले। पीएम बालन शाह के भारत विरोधी बयान को लेकर नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने बालन शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम नारायण काजी ने कहा है कि पीएम बालन के बयान ने देशभक्त नेपाली लोगों को शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया। नेपाली कांग्रेस के नेता वासना थापा ने कहा है कि यह एक गंभीर और आपत्तिजनक मुद्दा है, इसलिए पीएम के बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रमेश मल्ला ने बालन के बयान को गैर जिम्मेदाराना, तथ्यात्मक न होना और तथ्यात्मक रूप से गलत और राष्ट्रीय हित के खिलाफ बता दिया। कई सांसदों ने बालन शाह से माफी तक मांगने की मांग कर दी है, स्पष्ट बयान जारी करने तक की बात कही है, मांग की है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा है कि पीएम बालन को नेपाल की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो कौन सी जगह और किस सबूत के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। कमल थापा ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर बालन शाह को लगता है कि नेपाल ने जमीन का अतिक्रमण किया है तो सम्मान के साथ उसे भारत को वापस दे देना चाहिए। पीएम बालन शाह का नेपाल की संसद से लेकर सड़कों तक विरोध हो रहा है बॉस। बालन शाह के बयान के खिलाफ छात्र संगठन भी उतरा। हैरानी की बात यह है कि जो जेन जी पिछले साल तक बालन शाह को अपना नायक मान रहा था, वो अब उन्हें नकारा साबित कर रहा है। उन पर यह आरोप लगा रहा है कि एक बयान से पीएम बालन शाह एक्सपोज हो गए। उनमें राजनीतिक अनुभव और कूटनीति की बहुत कमी है। ये कह रहे वही बच्चे जिन्होंने